अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पानी की कमी और तकसीम के मामले पर सूबों के दरमियान एक तनाव है और विफाक को यह मामला हल करना है। टीपी लिंक कैनाल खोलने के मामले पर सूबा सिंध के एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आज वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से असेंबली में पॉलिसी बयान भी दिया। कभी भी पानी के मसले पे सिंध के अंदर हमारी देही और शहरी जमातों की भी बातें होती नहीं, लेकिन पानी के मसले पे कभी भी झगड़े नहीं हुए। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट इज एन इकोनॉमिकल इशू, इट इज अ टेक्निकल इशू। हमने खामखा इसको पॉलिटिसाइज करके सबने खराब कर दिया। इस मामले पर वजीर आजम ने इरसा हुकाम का इजलास भी बुला रखा है। इससे पहले सूबाई वजीर आपाशी सिंध अनवर सियाल की वजीर आजम से मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने सूबे को इसके हिस्से का पानी ना मिलने की शिकायत की। दूसरी तरफ पंजाब के वजीर आपाशी मोहसिन लगारी का आज ये कहना था कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर न्यूट्रल अंपायर बिठाकर फैसला किया जाए। पंजाब और सिंध की नहरों में पानी जाया होता है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए और दस्तयाब पानी को मुनासिब हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल में लाना चाहिए। जहां जहां पंजाब में पानी एंटर किया होता है उसका लिखत पढ़त की जाए, जहां से पंजाब से पानी निकलता है उसकी लिखत पढ़त की जाए। हम चाहते हैं कि पानी की जो मॉनिटरिंग और देखभाल है इसके अंदर भी न्यूट्रल अंपायर्स हों। इस मामले पर गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में भी खूब बात हुई, जब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं नवीद कमर और शाजिया मरी ने इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हुकूमती इत्तेहादी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने भी सिंध को हिस्से का पानी ना मिलने की शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध में पानी का मामला अदालतें देखें, सिंध हुकूमत से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। कोई रेगुलेटर काम कर रहा है सिंध में? मैं इनसे पूछती हूँ, एक भी रेगुलेटर काम नहीं कर रहा। 20 तारीख को बदीन में इलेक्शन होती है और 19 तारीख को 19 इलीगल वाटर कनेक्शन दिए जाते हैं। बैन है वहां पे। चीफ मिनिस्टर से ये सवाल होना चाहिए, टेल एंड के ग्रोवर्स को आप पैसा मार रहे हैं और आप इलीगल कनेक्शन दे रहे हैं। यहाँ आप इस अवामी इशू को एड्रेस करने के बजाय एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ जाती रंजिशें, खानदानी मसाइल एक इस ऐवान के अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाएं। 600 वोट लेकर अगर आपकी सियासत नाकाम हुई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है। तौंसा पंजनद लिंक कैनाल खोलने के मामले पर सिंध को एतराज है कि इससे मुख्तलिफ पॉइंट्स पर सुबह सिंध के अंदर पानी के बहाव में कमी आ जाएगी। सिंध को पहले ही मौसम खरीफ में पानी की कमी का सामना है। यह भी एतराज है कि 3 सूबों की मुखालफत के बावजूद इसको खोलने का फैसला किया गया। रोजनामा डॉन की 26 मई की खबर के मुताबिक इस मामले पर इरसा चेयरमैन राव इरशाद अली खान और मेंबर सिंध जाहिद जुनेजो के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, जिसके बाद मेंबर सिंध ने काम जारी रखने से इनकार कर दिया, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने उन्हें काम जारी रखने का कहा। पंजाब और सिंध को पहले ही पानी की कमी का सामना और आज इरसा ने इस पानी में मजीद कमी कर दी है। पानी की तकसीम और कमी के मामले पर यह तनाव पैदा हो गया, जिसे विफाक और इरसा को हल करना है। एक तो आज के प्रोग्राम में इस पर बात होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर से दावा किया है कि मईशत जो है वो चल पड़ी है। उनकी हुकूमत में मुतवक्के GDP ग्रोथ रेट को देखकर मुखालिफिन भी हैरान रह गए। हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है। एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नजर आई है, वो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं, हम न्यूट्रल अंपायर से जीतने वाले हैं। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। हमारा मुल्क वो जो बड़े मुश्किल वक्त से था, मैं जो लोगों को कहता रहता थोड़ा सब्र करो, घबराना ना, वो घबरा जाते थे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने भी आज कहा कि हुकूमत की मुआशी सिमत दुरुस्त हो चुकी है और अब ये बहाली के रास्ते पर है। क्या वाकई ये जो दुरुस्तगी के दावे हैं ये ठीक है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी और कुछ अपोजिशन की मुलाकातें भी हैं, उनको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद है तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर ओन अब्बास साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ओन साहब। अज़मा बुखारी साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रही है। अज़मा बुखारी साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की डिबेट में जो है वो हमारे साथ शरीक होंगे। मैं ओन अब्बास साहब आपसे इसका आगाज़ करना चाहता हूँ। ये पहले जो पानी वाला इशू है, मेरा ख्याल है इस पर ज़रा बात कर ले कि ये मामला सूबों के दरमियान है, एक तनाव भी है।
ये इशू है क्या और ये क्यों आप समझते हैं कि इसमें जो है वो सूबे आमने सामने आ गए? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि इस पे बात की जाए, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि अगर मैं इस पे टेक्निकल डिबेट में जाऊंगा तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं पंजाब की साइड ले रहा हूं सिंध की, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं। तो हमें एज अ फेडरेशन की नुमाइंदगी करनी चाहिए और टेक्निकल इश्यूज पे बात करनी चाहिए। दूसरा, जैसे कि आप खुद सकरदू मौजूद थे पिछले हफ्ते, आपने वहां से किया, आप खुद रेफर कर रहे हैं कि वहां पे पानी का इशू हो चुका है। पाकिस्तान इस वक्त वाटर स्कैरसिटी का इशू फेस कर रहा है। एक तो हमारे पास मौसम गर्म ना होने की वजह से ग्लेशियर नहीं पिघल पा रहे, दूसरे पीछे बारिशें ना होने की वजह से तरबेला और मंगला में पानी कम हो चुका है। इस वक्त अगर टोटल देखा जाए तो जो दरियाओं में इस वक्त पानी होना चाहिए था वो 1,57,00,000 एकड़ फीट पानी आना चाहिए था, जो कि इस वक्त 1,30,00,000 एकड़ फीट आ रहा है। ये तकरीबन और कुछ नहीं तो तकरीबन 15 से 20% इसमें पानी की शॉर्टेज हुई। सिंध में उसमें जो हिस्सा कम किया गया, सिंध का हिस्सा उसमें जो कम किया वो सिर्फ 17% था। पंजाब का हिस्सा जो पानी में से टोटल लॉस की वजह से कम किया गया वो 22% था। अच्छा। अब सिंध ने एतराज किया कि पानी का जो लॉस हुआ है उसमें पंजाब टीपी लिंक कनाल से वहां से पानी निकाल रहा है, और वो कहते हैं कि जो टीपी लिंक कनाल है वो फ्लडेड कैनाल्स है, हालांकि वो फ्लडेड कैनाल नहीं। रहमान साहब, आपने मुझे फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैं आपको ये 100 रुपया देता हूं, अब मैं 100 रुपए में से 5 रुपए इस जेब में डालूं, 5 रुपए इस जेब में डालूं, 10 इसमें डालूं, ये मेरी चॉइस है, आपने मुझे दे दिया। सिंध का एतराज है, हमने जब आपको ये पानी दिया है तो आप उसको टीपी लिंक कनाल में से नहीं निकाल सकते, आप चश्मा बैराज में से निकाल सकते हैं। ये तो पंजाब का फैसला है कि उसने पानी किस जगह से निकालना है। अब टीपी लिंक कनाल में से एक नहर निकलती है जिसको कहते हैं लोअर रंगपुर कनाल, 1.25 लाख एकड़ जो है ना जमीन उससे मुजफ्फरगढ़ में कॉटन, रिच कॉटन जो है ना उसमें पानी उसको लगाया जा रहा है। दूसरा इनका इशू था कि चश्मा जेहलम जो कनाल है जिसमें से कि ये निकलता है हमारा ग्रेटर थर कनाल निकलती है, जनूबी पंजाब के 8 अजला उससे फीड किए जा रहे हैं, वो कहते हैं जी आप इसमें भी पानी नहीं निकाल सकते। तो इस इश्यूज के ऊपर उन्होंने ये बना दिया। अब तो आपका ये कहना है कि ये जो पानी जो क्वांटिटी है वो पंजाब का ही हिस्सा है, हम वो कह रहे हैं आप यहां से ना निकाले वहां से निकालें, और उधर से ना निकालें इधर से निकालें, क्योंकि ये फ्लडेड कैनाल से, हत्ता कि ये वो डिक्टेशन नहीं दे सकते। इसमें टेक्निकल इशू देखें। अब पंजाब थोड़ा सा सिंध की ज्यादती, मैं जो खुद फील कर, मैंने जब पूरा पेपर पढ़ा कि सिंध ने रिपोर्ट किया कि इस साल उनके 39% वाटर लॉस हुआ। ठीक है। और वाटर लॉस की 2 रीजन होती हैं, एक पानी एवेपोरेटर हो गया हवा में, और दूसरा पानी सीपेज हो गया। अब 1/3 से ज्यादा पानी वो वाटर लॉस रिपोर्ट करते हैं, जबकि पंजाब सिर्फ 8% रिपोर्ट कर रहा है। और पंजाब वाहिद वो पंजाब है, इसलिए नहीं कह रहा कि हम पंजाब से, इसलिए कि पंजाब ने 2% गेन रिपोर्ट किया। जो बारिशों और नालों की वजह से पानी इन दरियाओं में आता है वो, अब जो आज मोहसिन लगारी साहब कह रहे हैं, फ्रैंकली जो मेरे ख्याल में जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये है कि 3 सूबों की मुखालफत के बावजूद टीपी लिंक कैनाल खोलने पर ही जो है वो इसरार क्यों किया जा रहा है। मैं इस पे आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो है वो चश्मा जेहलम में, मैं देखने वालों को ये भी बता दूं, ये इशू ऐसा है कि जाहिर बात है जिस पर ऑन साहब बात कर रहे हैं, कुंडी साहब का अभी हम स्टूडियो में इंतजार कर रहे हैं, वो अभी तक आए नहीं है। अनवर सियाल साहब जो कि वजीर आपाशी सिंध है, उनको भी हम मुसलसल जो है वो कोशिश करें ताकि वो भी इस इशू पर आकर जो है वो अपनी जो है वो टेक दें। मैं इस पर थोड़ी आखिरी बात करूं। अब इस पे देखिए 6 पॉइंट्स टोटल हैं जिसके ऊपर गेज करने की जरूरत है। ठीक है। एक हो गया जी आपका चश्मा, जहां जो हमारा वेस्टर्न रूट है, जहां से पानी एंटर हो रहा है सिंध में और वो एग्जिट कर रहा है तौसे पे आके। दूसरा हमारा अगर ईस्टर्न रूट देखा जाए तो मराला पे चनाब का पानी एंटर हो रहा है और पंजनत पे एग्जिट कर रहा है। तीसरी एंट्रेंस पॉइंट है हमारा सखर में, जहां सिंध पानी एंटर कर रहा है और फिर वो कोटड़ी के मुकाम पे एग्जिट कर रहा है। ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। इन 6 पॉइंट्स पे जो मोहसिन लगारी साहब फरमा रहे थे कि आप इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स बिठा दें अपनी मर्जी के, टोटल ये बनते हैं, मतलब हर 6 पॉइंट्स से आप 3-3 लोग बिठा दें, एक सूबा सिंध का, एक सूबा पंजाब का और एक फेडरेशन की तरफ से, और उनको कहें कि इसको गेज करके बताएं कि कितना पानी एंटर हो रहा है, कितना एग्जिट हो रहा है। अगर उसमें कमी बेशी आ जाए फिर तो बिल्कुल बनता है, लेकिन अगर पानी की टोटल एंट्री और एग्जिट में इशू नहीं है और उसके यूजेज पे है कि यहां से ना निकाले उधर, फिर मैं इस पे जरा कोशिश करते हैं कि जो सुबह सिंध का मौक़िफ़ है उस पर भी बात हो। और मैं आज़मा बुखारी साहब, ये इशू आपके भी नॉलेज में होगा, इसको किस तरह से जो है वो डील किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने वफाक और सूबों के दरमियान जो है वो, खासतौर पर सिंध के दरमियान जो है वो और भी हवालों से तनाज़े देखे। अब अगर ये वाटर का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है सूबों के लिए भी, वफाक के लिए भी, इस मुल्क के हर शख्स के लिए अहम है ये इशू।
जी शुक्रिया रहमान। नो डाउट पानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर जो किसी भी चीज़ का वजूद मुमकिन नहीं है, वो इंसान हो, वो चरिंद परिंद हो, वो फसलें हों, वो सब कुछ हो। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि हमें प्रॉब्लम ये है कि वफाक ने कभी आज तक बड़ा बन के दिखाया नहीं है। उन्होंने हमेशा एक ही सूबे के अंदर जो है वो अपोजिशन की जमातों की में से किसी एक जमात की जो है वो हुकूमत है, और हमेशा जो है वो तमाम तर डांग सोटा जो है वो उन्हीं के लिए उठाया हुआ होता है वफाक ने। और अभी कल शेख रशीद साहब परसों गए हुए थे, वो सिंध में हालात बड़े ख़राब हैं वो देखने के लिए, लेकिन पंजाब में हालात कितने ख़राब हैं। खुद डीजी खान में जो बुज़दार साहब का अपना इलाका है, वहाँ पर जो है वो लोगों को बांध कर उनके अज़ा काट कर जो है वो किया जा रहा है। कच्चे के इलाके में बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पर ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जहाँ तक पानी की बात है, मैं इस बात से मुझे कतई तौर पर यह कहने में कोई बात नहीं कि जो जिसके पानी हिस्से का बनता है उसको वो मिलना चाहिए। उसके ऊपर कतई तौर पर कोई कटौती करना, उसके ऊपर किसी किस्म की सियासत खेलना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो पंजाब का हिस्सा है वो भी उसको दिए बगैर जो है वो भी पंजाब का, अगर वो जो मैंने आज लगारी साहब मुझे मेरी बात थी, वो मुझसे पहले बात कर रहे थे। ठीक है अज़मा साहब, जरा एक मिनट मुझे दें। ये अनवर सयाल साहब जो है वो साथ आ गए, जरा मैं क्योंकि उनसे भी मौक़िफ़ जो है वो ले लूँ। अनवर सयाल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा जी, ये अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, ये जो तकसीम का मामला है, ये ओन अब्बास साहब भी बैठे हैं, कुछ आपको ऑनलाइन पर लेने से पहले जो है वो बात होगी। इनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि TP लिंक कैनाल के हवाले से ये पंजाब का हिस्सा है, पंजाब उसे जहां से मर्जी जो है वो इस्तेमाल करे, तो इसके ऊपर फिर क्या एतराज क्यों है सिंध को? और दूसरा, जो आपकी वजीर आज़म से मुलाकात हुई जिसमें आपने ये कहा, तो क्या उसमें कुछ आपको बताया गया है कि ये इशू सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा या नहीं होगा? पहले तो TP लिंक कैनाल पे आते हैं। हाँ, TP लिंक ये फ्लडेड कैनाल है जिससे आपने बड़ा ब्रीफ किया आज असेंबली में। ठीक है, ये एक फ्लड कैनाल है, ये चला ही नहीं सकते। इन्होंने एक ड्यूटी कैनाल बाहर चलाई, मेरे पास वो नोटिफिकेशन भी मौजूद है, जिसपे इन्होंने झूठी अरसा की रिकमेंडेशन दिखा के इन्होंने 500 क्यूसेक जो है वहां पे वो फ्लडेड कैनाल चला दिया है, जिसपे सिंध से डे 1 से पहले एतराज चल रहा है और आज तक चल रहा है। अच्छा, दूसरा ये वाटर अकार्ड जिसपे अरसा बनी, वाटर अकार्ड में कहीं पे भी 3 टियर फार्मूला नहीं है। हम नहीं चाहते कि पंजाब के हिस्से का हमें पानी चाहिए, लेकिन हम भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी के हिसाब से जो सिंध का शेयर बनता है, हमें ना पंजाब का हिस्सा चाहिए, न KP का, न बलूचिस्तान का, सब हमारे भाई हैं। लेकिन सिंध का हिस्सा वही हम डिमांड कर रहे हैं और ये कंटिन्यूसली यही कह रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग थी, उधर भी मैंने यही कंप्लेन की। इन द एंड वो बगैर कोई डिसीजन लिए उठ के चले गए कि कल मैं आपको बता दूंगा। अब कल मुझे बताएंगे, कोई ऐसी चीज अभी तक कन्वे नहीं हुआ है। उल्टा सुना है कि कोई प्रेस रिलीज जारी किए, जो भी मकसद इरशाद के अपने मेंबर। जी जी, सयाल साहब साथ हैं? हेलो, जी जी जी, अब आ रही है। अच्छा, मगर सयाल साहब ये बताइएगा कि ये इजलास के हवाले से तो अभी इरसा ने फैसला किया कि मजीद कमी हो गई है, लेकिन एक और बात हुई, वो ये कि सिंध के अंदर जो पानी है उसको यूटिलाइज सही तरह से नहीं किया जा रहा है। ये कुछ बात फहमीदा मिर्जा ने जो है वो असेंबली के फ्लोर पे भी की, कुछ और भी मोहसिन लगारी साहब ने भी जो है वो बात की। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो पानी आपके पास आ रहा है, क्या वो ठीक तरह से यूटिलाइज हो रहा है? मैं एक गुजारिश करूं, अब मेरे प्रोविंस में एंट्री पॉइंट है गुड्डू बैराज, ठीक है। अब ये गुड्डू बैराज पे पानी पहुंचा ही नहीं पा रहे जितना सिंध का शेयर है और अकॉर्डिंग टू वाटर अकार्ड है, ये वो पहुंचा ही नहीं पा रहे। और मेरे प्रोविंस में लास्ट एग्जिट पॉइंट है कोटली बैराज, ये कह रहे हैं कि वहां पानी चोरी हो रहा है। वो भाई सखर गुड्डू बैराज में पानी पहुंचाओ तो उसके बाद हम कोटली पे पहुंचे ना। ये कह रहे हैं कि गुड्डू की आप बात ना करें, आप ये कहें कि कोटली और सखर के बीच में क्या हो रहा है। पानी जितना आप भेजोगे, हम कह रहे हैं कि सिंध का हिस्सा हमें दो।
फिर अगर हमारी कोई अंदर प्रामिस में कोई प्रॉब्लम है तो वो हम बैठ के हल करेंगे, क्योंकि सिंध के बाद कोई प्रामिस दूसरा नहीं है जिसकी चोरी हो रही हो। चोरी तो पंजाब की नहीं, क्योंकि पंजाब वाले हमारे पीटीआई की नाअहल हुकूमत कर रही है, तो इस तरह से मिलके। ठीक है, राइट। मैं रिस्पॉन्ड कर दूं जी। इसमें ना दो चीज जो इन्होंने पॉइंट रेज किए, मैं उस पर क्लियर कर दूं। पहली बात फ्लडेड कैनाल नहीं है, ये पता नहीं इंफॉर्मेशन इनके पास कहां है। अगर 1991 का वाटर रिकॉर्ड आप पढ़ लें, उसमें पैरा नंबर 14D बड़ा क्लियरली इंडिकेट करता है कि सूबों को बिल्कुल आजादी हासिल हो गई कि पानी का इस्तेमाल वो कैसे करना चाहते हैं और कहां से करना चाहते हैं और किन टाइम पे करना चाहते हैं। अगर रबी की फसल में सिंध में पहले आ गई तो पहले पानी वो इस्तेमाल करते हैं, फिर पंजाब कर लेता है और खरीफ में भी होता है। लेकिन रहमान साहब एक पॉइंट और चीज है, जब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं मुझे खुद अजीब सा फील हो रहा है कि मैं शायद पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और सिंध की तरफ जा रहा हूं। हमें इन इशू से बाहर रहना चाहिए। जब ये इशू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में गया था तो उन्होंने लीगल ओपिनियन मांगी थी अटॉर्नी जनरल से, उसने लिख के दिया था कि ये डेलिब्रेशन मोर पॉलिटिकल बनती जा रही है रादर लीगल। इसमें बेहतर है कि डेलिब्रेट कर ले तमाम स्टेक होल्डर्स और इशू को रिजॉल्व करें। अब इशू मंसूर अली खान मैं आपको वो कॉपी दिखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये पॉलिटिकल इशू है, ये इसकी डेलिब्रेशन के स्टेक होल्डर्स मैं इसी की कॉपी भी दिखा सकता हूं। सर आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको रिपोर्ट जमा करवा के दिखा सकता हूं। मगर चले वो तो इसको देख लेते हैं। हाउस में कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो रिपोर्ट जमा करवाइए, सीसीआई में 2019 दिसंबर में जमा है। वो आज सीएम साहब ने भी सिंध असेंबली में भी बोला है हमारे पास कापी है, वो कल हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में 2021 की रिपोर्ट दिखा सकता हूं जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जवाब। मगर मैं सर जरा इसको जरा बहस को समेटते हैं अनवर सियाल साहब, ये अब किस तरह से ये इशू पॉलिटिकल ना हो, इस मामले का जो है वो हल निकले ताकि सूबों के दरमियान और लोगों के दरमियान ये इशू सूबों के दरमियान ना हो, इसको सेटल किया जाए। बड़ी सिंपल बात है, 2019 की जो अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट दिसंबर सीसीआई में जमा है, अच्छा ठीक, एक या वाटर अकार्ड में ये 3 टियर फार्मूला के तहत आ रहे हैं, जबकि वाटर अकार्ड में कहीं भी 3 टियर फार्मूला की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा। ये उस पर आ ही नहीं रहे। अब ये कह रहे हैं कि वाटर अकार्ड जब बना था तब भी पंजाब ने कहा था कि पानी इतना है, उसके बेसिस पे बना दिया। अब वो जब से वाटर कार्ड बना ये कह रहे हैं कि नहीं उस पर नहीं चाहिए क्योंकि इतना तो पानी नहीं था। वो भाई आप लोगों का पंजाब के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर की सिग्नेचर मौजूद है, ठीक है, वाटर कार्ड हुआ क्यों? ऑलराइट, ठीक है, उसके बेसिस पे बना, राइट के लिए कह रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक सवाल वेरी ब्रीफली अगर आप चीज के 5 अप्रैल 2021 को अटॉर्नी जनरल ने लेटर लिख के कहा था कि ये पॉलिटिकल इशू नंबर 1। नंबर 2 पंजाब की एक चीज जो बेहतर वो टेलीमेट्री सिस्टम है, टेलीमेट्री सिस्टम की बात पहले कर लूं कि 3000 जगहों की लाइव लोकेशंस के ऊपर पानी जो है ना वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिंध में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बट फिर मैं भी कहता हूं ये बात दो सूबों के दो भाइयों के दरमियान बैठ के बात तय करने की बात है, रादर टॉक शोज पे डिस्कस करने का इशू। मगर उम्मीद करते हैं जी, उम्मीद करते हैं अनवर सियाल साहब ये इशू जो है वो हल हो, मामला जो है वो आपको जो सपोर्ट चाहिए हम तो चाहते हैं हल हो, हम तो चाहते हैं कि हल हो, लेकिन इस तरीके से कि वो टीपी लिंक केनाल के झूठी केनाल वायर चला के टीपी लिंक केनाल खोल दिया। अच्छा। अगर ये राइट पे थे तो उन्होंने, मैं आपके पास वो अभी आप मुझे नंबर दें, व्हाट्सएप कापी भेजता हूँ। अच्छा। आप अपने नाजरीन को दिखाएं कि इन्होंने किस नोटिफिकेशन के तहत टीपी लिंक केनाल खोला है। अच्छा। एक सेकंड में मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ कि कितनी झूठी एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये टीपी लिंक केनाल खोला गया है। चलें, ठीक है, अभी मुझे एक ब्रेक पर जो है वो अभी एक ब्रेक पर जाना है। हम जरा कोशिश करेंगे कि इस इशू पर आगे जब कभी बात करें तो वो फिर दिखा भी सके। बहुत शुक्रिया बहरहाल अनवर सियाल साहब, आपने हमें जो वो वक्त दिया। अज़मा बुखारी साहब, मैं जरा एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, जरा फिर सियासी मामलात पर जो है वो डिस्कशन का आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पानी के मामले पर और सुहेल अनवर सियाल साहब भी हमारे साथ है, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे फैसल करीम कुंडी साहब भी जो है वो हमारे साथ आ गए हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। मगर मैं अज़मा बुखारी साहबा, ये पानी वाला मामला तो है, उस पर भी आप जो है वो बात कीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये मईशत में जो बेहतरी के दावे हैं, और आज खान साहब ने जो है वो कहा है, वज़ीर आज़म साहब ने, कि मुखालिफिन हैरान रह गए हैं जो मुआशी तरक्की है उसको देखकर। तो क्या आप भी हैरान हो गई हैं ये तरक्की देखकर?
देखिए, पहले तो मैं, चूंकि बात मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहती हूँ कि जो जिस सूबे का हिस्सा है पानी का वो उसको मिलना चाहिए। हमारे लिए तमाम सूबे इम्पोर्टेंट है, लेकिन पंजाब के साथ भी जो एक फूड बास्केट है उसके साथ भी ज्यादती जो है वो नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। मुझे मोहसिन लगारी साहब ने कुछ वो किया, लेकिन जो नोटिफिकेशन की बात है, जिस नोटिफिकेशन की सयाल साहब बात कर रहे हैं कि जिस नोटिफिकेशन के ऊपर उन्होंने जो है वो नहर खोली है, यकीनन उसको देखा जाना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसके अंदर इसके ऊपर बात होगी, ये तो सब होगा। लेकिन वो जो एक खबर ये आई थी कि वो जो चेयरमैन इरसा है उन्होंने कोई बदतमीजी की सिंध के मेंबर के साथ और फाइल मारी और पता नहीं क्या, ये नाकाबिले बर्दाश्त है इस किस्म की हरकतें। ये इतना फिरौन बनने की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो इज्जत होगी, वरना तो इज्जत होती नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं, नहीं मैं सिर्फ हैरान नहीं मैं परेशान के होने के साथ साथ देखिए मेरे गले में भी फंस गई। इतनी ज्यादा वो जो है ना इनकी तरक्की थी कि मेरे गले में आके कहीं अटक गई और वो नीचे ही नहीं जा पा रही है, इतनी तरक्की हो रही है। अभी एक आपने रिसेंटली एक सर्वे देखा है, ये तो सब वो बातें हैं जो हुकूमत कह रही है और ये कुछ भी कहते रहते हैं, ये दिन को रात बनाते हैं, ये सूरज मगरिब से भी निकाल लेते हैं, ये वो जो है वो जर्मनी जापान की बॉर्डर भी मिला देते हैं, इनके 12 मौसम भी होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये तो कुछ भी कह लेते हैं, उनकी बातों की तो बात नहीं है। पहली तो बात ये कि एक सर्वे आया जिसके अंदर 38% लोगों ने कहा कि उनके जो घरेलू अखराजात हैं, 38% लोग कहते हैं कि हमारे अखराजात में इजाफा हुआ है। और वो जाहिर वो आम आदमी है जिसको ना जीडीपी की समझ आती है, जिसको ना करंट अकाउंट डेफिसिट की समझ आती है। उसको ये समझ में आती है कि आटे की कीमत 2 साल पहले क्या थी और आज क्या है। उसको ये समझ में आता है कि मैं अपनी ग्रोसरी जो है वो अगर 5 से 7 हजार के बीच में कर लिया करता था, आज जो है वो मैं उसको जो है वो 15,000 रुपए कैसे लेके जाऊं, उसको ये समझ में आता है। अब इसमें 2-3 बातें हैं। पहले तो जो इनकी नेशनल अकाउंट्स कमेटी है उसने ये बात एक्सेप्ट की कि जीडीपी का हदफ ये जो एक्सेप्ट करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन अचानक से इमरान खान साहब का एक प्लस पॉइंट है और वो ये है कि वो बहुत अच्छे प्रोपेगेंडिस्ट हैं। वो जो है वो एक बात को इतनी कन्विंसिंग जो है वो झूठ जो है वो करते हैं कि सच लगने लगे लोगों को। यही हरकत उन्होंने कहा, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा था और मैंने तो कई दफा कहा है कि ये उस बच्चे की तरह है कि जो फेल हो जाता है लेकिन वो अपने बड़े अब्बू को जो है ना ये नंबर्स पर आपको शक क्यों है? बुखारी साहब देखिए, ये ग्रोथ के जो नंबर्स हैं, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट आम आदमी के लिए तो ये डिबेट है ना। आपने कहा कि मुझे शक है कि ये बात ठीक नहीं कर रहे, यही है ना? मैं बताती हूँ क्यों शक आप कर रही हैं। हाँ, 3-4 चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि मईशत का साइज, जब हम इनको मईशत देके गए थे, हम इनको देके गए थे 315 अरब डॉलर के ऊपर। ये उसको अब आजकल दिखा रहे हैं कि जी हम 296 पे आ गए हैं, जो गलत है। ये अभी अब मुझे छोड़िए, जो 5 में से 4 जो मुआशी माहिरीन है ना, वो कह रहे हैं कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ तरसीलाते ज़र जो बाहर से इनको ओवरसीज ने भेजी, उन्होंने भी क्यों भेजी? मतलब मजे की बात यह है कि वो इसलिए भेजी कि यहाँ पे जिन लोगों का जो वो पहले भेजते थे पैसे, उसमें गुजारा हो जाता था, अब नहीं होता। अब वो घर वाले जो यहाँ बैठे रो रहे हैं वो कहते हैं भाई हमारा गुजारा नहीं होता। 3-4 टेक्निकल चीजें हैं इनकी। बैरूनी सरमायाकारी के बगैर मुझे ये बताइए कि मईशत तरक्की कैसे कर सकती है? बैरूनी सरमायाकारी में मैं आपको लगता है वो नहीं आ रही? अपनी स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं नहीं कह रही, स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 39% डिक्लाइन है। 39% डिक्लाइन बहुत डिक्लाइन होता है मेरे भाई। उसके बाद इन्होंने 5 मिलियन लोग जो हैं उनको बेरोजगार किया, फिर भी तरक्की कर गई इनकी जीडीपी। उसके बाद ट्रेड डेफिसिट जो है हम छोड़ के गए थे 32 पे यूएस डॉलर्स पे, ये जो है ये 28 पे ये क्या रहे हैं और फिर कह रहे हैं बड़ी तरक्की कर ली ना। अभी और बहुत सारी बातें बाद में करते हैं। ठीक है, चलें वो बाद में करते हैं, मगर मैं जरा कुंडी साहब से भी जरा पूछ लें कि ये भी हैरान है सर जो है वो तरक्की मईशत में बेहतरी देखकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ क्योंकि सुन और सयाल साहब ने तो बात कर ली है, उससे नॉर्मली सिर्फ मैं थोड़ा सा वन लाइन थोड़ा सा केपी के हवाले से कर रहा हूँ, वाटर रिकॉर्ड्स के हवाले से। क्योंकि 1991 में जो वाटर रिकॉर्ड हुआ था उसके बाद एक फैसला हुआ था कि हर सूबे को एक नहर दी जाएगी जो वाटर यूटिलाइजेशन के लिए। उसमें एक कच्ची कनाल थी, एक रेनी कनाल थी, एक थल कनाल थी और केपी के लिए थी चश्मा लिफ्ट कनाल। ये हर सूबे को थी। 3 जो नहरें, 2 तो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं, तीसरी जो है वो कच्ची कनाल कंप्लीशन पे है
और जो केपी का शेयर है वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। अच्छा। और हमारा जो पानी है वो यूटिलाइज हो रहा है बाकी प्रोविंसेस में। और अगर हम 1991 से अगर वो हिसाब लगाएं तो इस वक्त रफली हमारा 586 जो है मेरे पास, जो मैंने हिसाब किया 586.5 बिलियन रुपीस हमारा बनता है। अच्छा। क्या वो वाटर यूटिलाइजेशन जो बाकी सूबे कर रहे हैं, जो कि इरसा हमें देगा, जो अभी तक उन्होंने मतलब है कि अगर हम मिलियन एकड़ फीट के हवाले से अगर हम करें, मतलब है कि उसका जो मैं कैलकुलेशन करूँ, अगर उस पूरी उसकी कैलकुलेशन है जैसे मेरे भाई तैयारी करके, तो ये चीज़ें जो है आप सिंध और पंजाब की बात करें, लेकिन केपी की बात कोई नहीं। केपी का भी वाटर बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इन 3 सूबों को तो नहर ही मिल गई, केपी को तो अभी वो नहर ही नहीं मिली। और हमारा पानी जो हमारी जो कंजम्पशन है जो हम नहीं कर सके वो नहीं करने जाता, क्योंकि जब हम हमारा केस इस्लामाबाद में आता है, वहाँ पर जो लोग बैठे, मैं समझता हूँ कि वो हमारा पानी जो यूटिलाइज करे वो हमें यूटिलाइज करने नहीं दे रहे जाता। अच्छा। तो केपी का भी बहुत बड़ा इशू है, जिस तरह बाकी सूबों का है। मैं कहता हूँ हर किसी को अपना ड्यू शेयर मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पंजाब तो सर डिबेट होनी चाहिए, ये इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अब जरा इस पर आ जाए, दूसरा ये जो मैशत वाला जो इशू है, क्या सर इसका हुकूमती दावे हैं? आपका तो मेन एजेंडा ही था कि ये मौशी तौर पर फेल हो गए, अब वो कहते हैं कि मौशी तौर पर तो अब हम ठीक हो गए। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की और के ऊपर उस स्पीच की, अच्छी स्पीच ये होती है कि जब आप आएँ पार्लियामेंट में डिबेट करें, उसके ऊपर आप मतलब अगर मैं कहूँ मैं अपने इलाके में जाऊँ और अपने लोगों से खड़ा होकर मैं कहूँ कि मैंने ये कर दिया तो मानेंगे, लेकिन जब आप आएंगे पार्लियामेंट में आपके ऊपर सवालात होने चाहिए कि आप बताएं कि ये क्या है, ये क्या है, ये तो ये एक मैं समझता हूँ पॉजिटिव डिबेट होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि पार्लियामेंट को तो मतलब प्राइम मिनिस्टर कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा। माजी में उन्होंने कहा था पार्लियामेंट के मतलब जो चीज़ें की, तो आज भी चलें जहाँ बात की, मगर ये जो दावा है, दावा देखें, अब मैं कहूँगा जी बहुत ख़राब है, ये कह सकते हैं ख़राब है? ये नहीं कह सकते ख़राब है, क्योंकि देखें आज नीचे मार्केट में जाते हैं। हाँ। आज हम आप आपके कैमरामैन से पूछ रहे हैं, रोटी सस्ती है, हाँ। सालन सस्ता है, रोजमर्रा की अशिया सस्ती हैं, उस मीशत को मैं आगे लगाऊंगा जब मेरा गरीब भूख से मर रहा हो, खुदकुशियाँ कर रहा हो, तो वो मीशत हम ठीक कहेंगे ठीक है। क्या हम बैठ जाएंगे, हाँ जी वो एक सेक्रेटरी आ जाएगा और वो पिन पॉइंट करे जी ये इतने वो ग्राफ चढ़ गए, इतने हो गए, वो सेक्टर्स की जो बातें, हाँ टाई सूट लगा लेंगे, आपकी तरह खूबसूरत टाई लगा लेंगे, बैठेंगे जी सर ये हो गया, सर वो हो गया, और ये पत्नी के पीछे गरीब है खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखें, मीशत मैं कहता हूँ अच्छी होनी चाहिए मुल्क की। देखें ये मुल्क तरक्की करेगा, हम सब कह रहे हैं, आज जिनकी हुकूमत है कल किसी और की हुकूमत होगी, हम कहते हैं कि चीज़ मुल्क करेगी। लेकिन अगर कहते अब 3 साल हो गए अभी भी कहते हैं जी वो माजी में ये हुआ, तो मेरा ख्याल है ये और अब्बास साहब अब ये आर्गूमेंट इधर उधर तो चलते हैं, लेकिन एक ब्रॉडर आर्गूमेंट, एक जो उस्मा साहब भी बात कर रही हैं, फैसल साहब भी बात कर रहे हैं, वो ये कि आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट आपने जब वो ठीक कर दिया, IMF के साथ आपके मामलात जो हैं, ये तमाम आर्गूमेंट तो देती, लेकिन ऑल कम्स डाउन टू अ कॉमन मैन। उसको क्या रिलीफ मिल रहा है इस सारी बहस के अंदर? हम इसमें सीरियस सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे जैसे मेरी बहन और मेरे भाई ने दिए। मैं आम बंदे को भी समझाएं, देखने वालों को समझाएं। हाँ। आज से 2.5 महीने पहले जब इदारा शुमारियात ने 11.6% की महंगाई दी थी, यकीन करें शाम को टॉक शोज करने मुश्किल हो गए थे हमारे लिए डिफेंड करना। अच्छा। और तमाम अपोजिशन देखे जी इदारा शुमारियात ने 11.6% की महंगाई दिखा दी, गरीब आप किधर जाएगा, हम मुश्किल में आ गए। वही आज जब इदारा शुमारियात जब 3.94% की प्रोजेक्शन देता है ग्रोथ की, सारे के सारे उसको फजिंग का शिकार दे देते हैं। क्या मेरी बहन और मेरे भाई इस चीज से इनकार कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमारा जो चावल है वो 84 लाख मैट्रिक टन पे पैदा हुआ और 1900 रुपया पर मंथ की उसको कीमत मिली पहली दफा तारीख में। फिगर्स में कोट करूंगा, देखें वेरीफाइड। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 84 लाख मैट्रिक टन की मकई पैदा हुई, 1100 रुपया रेट पहली दफा मिला। शुगर केन गन्ना सर 8 करोड़ 10 लाख मैट्रिक टन की रिकॉर्ड प्राइस और 300 रुपया मन, जो कि 180 में मिलता था, 300 रुपया मन। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा गंदम 2 करोड़ 70 लाख मैट्रिक टन, 1800 रुपए की मिनिमम प्राइस पंजाब में, 2000 रुपए की सिंध में। सो 1100 अरब रुपए का तकरीबन ये पैकेज है जो एक जिम्मेदार की जेब में आया। मैं एक छोटा सा जिम्मेदार हूं, मैं आपको एक आम सी महंगाई वाला इशू, लेकिन ये जो सेक्टर्स की ग्रोथ है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताऊं, मैं सिर्फ हाल एग्रीकल्चर का इसलिए समझाना आसान है। मैं एक छोटा सा जिम्मेदार हूं, मैं 60,000 एकड़ पे मेरी रेंटल जाती थी, मुस्ताजरी जिसको कहते हैं, हमारी रेंटल था। इस साल 93,000 रुपए एकड़ की ऑफर लेके बैठा हूं। 93,000 रुपए
क्या एक छोटा काश्तकार जो सिंध में बैठा है, जो पंजाब या के जब उसको 30,000 रुपए एकड़ फालतू मिलेगा तो जेब में पैसे आए। अब आ जाते हैं महंगाई की तरफ। जब 1800 रुपए की गंदम होगी तो 2200 रुपए का आटा बिकेगा, और वो सिर्फ पंजाब में नहीं बिकेगा, वो कराची भी बिकेगा, वो लाहौर भी बिकेगा, वो हर जगह पे महंगा होगा। अब जो आरबीडी पाम ऑयल है जिससे घी बनता है वो 550 मैट्रिक टन पे फरोख्त हो रहा था पिछले साल अप्रैल में, आज $1100 पे आ गया। जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती है, तमाम चीजों जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या इसका फायदा आम आदमी को भी होगा? देखिए, जब दो फायदे हो सकते हैं। जो इंटरनेशनल की महंगाई है, जो प्राइसेस की वजह से महंगाई है, वो तो इंपैक्ट करनी है। हमने क्या करना है, हमने उसकी इनकम बढ़ाना है। अगर जिम्मेदार की इनकम बढ़ गई है, आपको पता है कि दूसरा जो सबसे बेहतरीन सेक्टर कौन सा है, वो सर्विसेज है। 4.4% में उसकी ग्रोथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसपे हमारी जो ये होलसेल मार्केट्स नहीं है, उन्होंने 8.5% पे ग्रो किया है। अब यकीनन वो इनकम बढ़ रही है। इनकम जब बढ़ेगी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। जी, मैं आपको अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं कि 9% हुई, तो ट्रैक्टर अगर ज्यादा बिके, पैसे थे तो ट्रैक्टर बिके, पैसे थे तो मोटरसाइकिल बिके। सो हमने क्या किया कि हमने लोगों को खुशहाली लेके दी ताकि वो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ सके। इस तरह, और इनकी जो इकोनॉमी की आखिरी चीज, सिर्फ आखिरी फॉरेन डायरेक्ट बढ़ाने वाला सवाल है, आखिरी पॉइंट सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की 39% की बिलो बात करते हैं। हमने $60 अरब की इंपोर्ट नहीं की। उसकी वजह ये क्या करते थे कि एक वो लाहौर में मेट्रो ट्रेन बनाई, उसके लिए $20 अरब का एक बाहर से इंपोर्ट आ गई। इस बेस के ऊपर ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मेट्रो को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बन सकती। एफडीआई की उन्होंने, उस्मा साहबा, ये इनकम बढ़ाने वाली जो बात है, इसका जरा आप जवाब दीजिएगा, और फिर अपना सप्लीमेंट्री सवाल भी जरूर पूछिएगा। एक नहीं बल्कि दो पूछिएगा। मैं जनाब स्पीकर, मैंने इस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अगर मैं आपसे इजाजत लूं, जब ये अगर आपसे मैं इजाजत चाहूं एक ब्रेक की, तो एक ब्रेक के बाद आगे कर लें जरा। मुझे पता था इन्होंने भी मईशत में ठीक करना है। चले ब्रेक के बाद आ रहे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अज़मा बुखारी साहबा, फ्लोर आपके पास है, सवाल पूछिए। अच्छा, मेहरबानी। मेरी बड़ी अच्छी खुशकिस्मती है कि एक काश्तकार भाई जो है हमारे साथ बैठा है, तो अब कोशिश करते हैं कि काश्तकार की जबान में बात कर लेते हैं। मैं काश्तकार नहीं हूं, लेकिन मैं चूंकि एक आम आदमी हूं, तो मुझे आम आदमी को कमोडिटीज का कुछ अंदाजा होता है। बहुत अच्छा होता कि जब ये इतनी अच्छी हमें खुशखबरियां सुनाई भाई ने। पिछले साल भी हमें बताया था गंदम बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है, उसके बाद आटे की कीमत में कितनी कमी की वो भी बता देते। अगर चावल जो है वो ये भी बता देते कि हमारे दौरे हुकूमत में कितना था और आपके दौरे हुकूमत में क्या डबल से ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है कि नहीं। मैं आपकी जो क्रॉपें आप मुझे बता रहे हैं उसका मैं क्या करूं। चीनी पे मजे की बात है, कल मैं देख रही थी खुसरो बख्तियार साहब भी हमें लेक्चर दे रहे थे मईशत के ऊपर, जो खुद चीनी जो है वो हमें बताएंगे चीनी की कीमत जो है वो आपने कितनी कम की। पहली तो बात। दूसरी बात ये काश्तकारों की 2-3 बातें मेरा भाई मुझे बताएगा कि आपने काश्तकारों के लिए पिछले 3 साल में कितने % बिजली महंगी की है। आपकी इतला के लिए 62% बिजली जो महंगी हुई है ना, उसमें काश्तकार की कमर तोड़ दी है। आपकी इतला के लिए मेरे प्यारे भाई मुझे बताएंगे कि आप खाद की बोरी जो है वो जो 2000 रुपए में मिलती थी, 1600 से 2000 रुपए के बीच में, क्या आपको मालूम है, और आपको मालूम होना चाहिए, आप काश्तकार हैं, वो 4500 से 5000 रुपए की हो गई। और अभी आप मुझे कह रहे हैं कि वो बीज जो है, बीज कितना महंगा हुआ मुख्तलिफ चीजों का, ये आप मुझे बताएंगे। और अभी मुझे बड़ी अफसोस हुआ ये सुन के कि वो देखिए ना ट्रैक्टर जो है वो बहुत बिक रहे, पैसे होंगे तो अगर जो किसान मर रहा है जिसकी क्रॉप की उसको कीमत नहीं मिल रही, अगर वो अपना कोई जमीन का टोटा बेच के ट्रैक्टर खरीद रहा है तो उस पर आप शादियाने बजा रहे हैं। ये इकोनॉमिक पॉलिसी है आपकी, ये इकोनॉमिक्स है आपकी। और हमने तो मेट्रो बनाई थी ना, हमने तो बना के दिखा दी। आपने भी एक शहाना मेट्रो बनाई है केपीके के अंदर, आपको पता है उसकी हालत क्या है? मुझे आप ये बताएं, आप ये इश्यूज जरूर रेज करें, बुखारी साहब आप ये इश्यूज जरूर रेज करें, लेकिन मुझे आखिरी बात कर आपकी जो अपनी पॉलिटिक्स है, अच्छा चले आप वो साथ ही वो कर लीजिएगा, मेरा सवाल भी सुन ले। मैं सिर्फ आप लोगों को तो इकट्ठा होना चाहिए। हाँ जी आप फरमा लीजिए पहले। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आप लोगों का तो एक एजेंडा जो हुकूमत पर सबसे बड़ा इल्जाम आप लोगों की तरफ से आता था वो यही था कि ये हुकूमत मुआशी तौर पर जो है वहां पर जो है वो नाकाम हो गई। हाँ। तो अब आप लोगों के अपने अंदर तकसीम की बातें हो रही हैं, पार्लियामान के अंदर क्या करना है, पार्लियामान के बाहर क्या करना है, तो फिर बड़ी यकसुई जो है वो चाहिए अगर आप ये समझते हैं इतने इकोनॉमिक इश्यूज इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। जी
रहमान रुको, इस पे कर लेंगे बात। अभी आम आदमी को अगर लग रहा है कि आज बाकी उनकी बात हो रही है तो हमें उसकी बात पूरी कर लेनी चाहिए। देखिए, हमने मेट्रो बनाई, हमने कुछ किया, हमने कर दिया ना। मैंने कहा कि इनका शाहकार खड़ा है जो अभी जिसकी छतें गिर गई हैं, जिसका बुरा हाल है, ये मुझे बताएंगे। इन्होंने तो नहीं बनाया ना, इन्होंने तो फजूल खर्ची नहीं की। और मुझे बताएं कि इन्होंने जो 15,000 अरब के जो कर्जे लिए हैं वो कहां लगाए हैं। ये उन कर्जों का जो इस वक्त जीडीपी का 92% है, 92% ऑफ द टोटल जीडीपी आपका जो है वो कर्जों का है। आप हमें बता रहे हैं कि आपने मौसी तौर पर तरक्की बहुत कर ली। मैं उस दिन मानूंगी जिन गरीब आदमी कहेगा मेरी तरक्की होगी, मेरे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत सारे अब नंबर्स आ गए हैं मुझे, अब जरा थोड़ा टाइम दे ऑन अब्बास साहब, वेरी क्विकली आप इसको अगर मुख्तसरन रिस्पॉन्ड कर सके। ये काश्तकार वालों का चीजें, इनकम तो आप बढ़ाने का कह रहे हैं लेकिन चीजें जो इतनी महंगी कर दी हैं काश्तकार के लिए, बिजली, खाद, और फिर ये कीमतें कम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, शायद मुझे नहीं लगता कि इनका जिम्मेदार से कोई ताल्लुक है बहन का, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको आसान जबान, 950 अरब रुपए के हमने एग्रीकल्चर लोन्स दिए, 950 अरब के। सबसे बड़े जिम्मेदार का इशू क्या होता है कि मैंने आज गंदम लगाई है, जिस वक्त गंदम बेचने का टाइम है, मेरे पास उस वक्त परचेजिंग पावर है और मैंने गंदम फौरन बेच दिया। आज जिम्मेदार के पास होल्डिंग पावर है 950 अरब रुपए का। 277 रुपए का हमने सिर्फ एग्रीकल्चर इमरजेंसी कैश प्रोग्राम चलवाया, ताकि जिम्मेदार के पास जब पैसा आएगा वो फर्टिलाइजर सस्ते कीमत पे कैश पे परचेज करेगा। मार्केट को हमने फ्लोट करने दिया कि जी ऊपर डिमांड एंड सप्लाई को फ्लोट करने देते हैं, इसको स्ट्रेंथन कर। जिम्मेदार जब स्ट्रेंथन होगा ना, उसकी जेब में पैसे होगा, वो आज गंदम में बेचेगा, वो महीने बाद बेचेगा जब प्राइस उसको महंगी मिलेगी। आप कह रहे हैं ये फायदा अल्टीमेटली जो है वो काश्तकार को ही जो है। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का जो जनरल प्लान है वो पाकिस्तान में कर, एक तो अल्लाह की मेहरबानी कि मौसम बहुत साजगार रहा, ऊपर से फसलें अच्छी। ये तो सिर्फ काश्तकारों की उधर बात हो रही है ना, हमें तो ओवरऑल मैंने आपको कहा सर्विसेज सेक्टर 4.5% पे 21,000 रुपए मिनिमम वेजेस इस साल आ रही हैं पंजाब में भी और फेडरल गवर्नमेंट लेकर। दिस इज हाउ यू सपोर्ट। अच्छा होगा अगर 4,000 पर मंथ मिनिमम वेज अगर 21,000 हो जाती है। सर आज कम से कम ये दोनों मान जाएं कि मईशत पे कम से कम, इसके बाद अपोजिशन हमें हुकूमत को अब पॉलिटिक्स खेला करें हमारे साथ। एक मिनट जल से आपने किया, इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा किया कि हम कर्ज दे रहे हैं और कर्ज, और इतना अच्छा बजट आ रहा है, वो आप जब भी रोकने की आप कोशिश कर। बातें हमने बड़ी सुनी है, बातें हमने तो इनकी जो 20 साल से पार्टी बनी हमने सिर्फ बात ही सुनी है ना, इंप्लीमेंटेशन जब होगा तो बात करेंगे ना। अच्छा, अब मेरे भाई ने बात की कि बड़ी बम्पर चावलों की कौस, सऊदीया से आप क्या लेके आए? चावल लेके आए खैरात ज़कात में। किसने कहा सर? आपके 10 साल से हर साल 500 मैट्रिक टन वो पूरे पाकिस्तान में देते हैं और गिलगित बल्तिस्तान में देते हैं, कश्मीर में देते हैं। इस साल भी सिर्फ फोटो लगा, फोटो पे एतराज बना दिया। जी अच्छा सर, मैं बात करूं भाई? जी माजरत, मैं झूठ बोलूं लेकिन मुझे बोलने दें सर, आप प्लीज आइए। अब कहते हैं जी मेट्रो, हम कहते हैं चलो गलत बनी मेट्रो। 40 अरब की जंगला बस जो है वो करप्शन से भरपूर थी, लेकिन 100 अरब से ऊपर की जो जंगला बस है पेशावर की मेट्रो, वो पाक साफ जमजम से धुली हुई है। ठीक है, वो इनकी है। अब वो सूबा केपी जो खुद जो है अभी हमें खाने को गंदम नहीं मिलता, उस पर आप इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं। मैंने भी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अगर हम वहाँ पे हमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता पानी का तो आज हम गंदम में खुद कफील हो जाते। इन्होंने मेट्रो बस बना ली और कर्जे पे बनाई, कर्जा लिया इन्होंने बाहर से, और मैं प्रूफ कर सकता हूँ कर्जा लिया। उनका मिनिस्टर कहता है कि जब रुपए डिवैल्यू होगा तो हमें फायदा होगा क्योंकि हमने कर्जा वापस करना है। खुद मईशत का बड़ा नालायक सा तालिब इल्म हूं, लेकिन जो बात ऑन अब्बास साहब कर रहे हैं वो इतनी जरूर है कि वो कहते हैं कि सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, उससे लोगों की इनकम बढ़ेगी। चले ना, कैमरामैन से पूछें सस्ती हो गई रोटी, अच्छा सालन सस्ता हो गया, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं। ये तो मैं एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आम बंदे से पूछें कि 2 वक्त की रोटी का क्या पोजीशन है। आज ये कहते हैं हमने बहुत ऐसी, ये कहें पिछले दिनों पेशावर वर्कर वेलफेयर बोर्ड के जो फ्लैट्स थे जो कि गरीबों में वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन में तकसीम हुए थे, इन्होंने अपनी हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट लगा लिया। ये आटे पे लगा, सिर्फ आटे पे। एक मिनट, ठीक है। तो वो जो है वो जाके कह दिया कि ये हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, पैसे लो बैंक से और ये फ्लैट तुम खरीदो। लाहौर में भी ये काम किया, गरीब वर्कर वेलफेयर बोर्ड के वो ले लिए फ्लैट्स, कह दिए हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अच्छा। और सिंध में थे, सिंध में हमने आने नहीं दिया, हमने गरीब तकसीम किया। आप जाके सिंध का देख लें, केपी का देख लें और पंजाब का देख लें कि उन फ्लैटों के साथ इन्होंने क्या आशा किया। एक सिर्फ सवाल, 860 रुपए का पूरे साल पंजाब में गंदम आटा बिकता रह गया। एक थैला अगर सिंध में 860 का बिका हो तो गंदम तो पंजाब से नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप बात करते हैं अजमा साहब, आप ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं जी।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं अज़मा बुखारी साहबा, इस बहस को अब समेटना भी है। ये बेहतरी के दावे हैं, आप लोगों का इस हुकूमत पर एक बहुत बड़ा चार्ज जो था वो मईशत के हवाले से था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हुकूमत का बड़ा फोकस है, जिस तवातुर के साथ जो है वो बयानात आ रहे हैं, जिस तवातुर के साथ जो है वो ये बातें की जा रही हैं, मनसूबों के इफ्तिताह भी जो है वो हो रहे हैं। एटलीस्ट वो कहते हैं कि अब डायरेक्शन जो है वो सही हो गई है। कमाल है, मतलब आप इनके बयानात से मुतासर होके और कोई अपने प्रोजेक्ट पे तख्ती लगाए बगैर आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप बोले रहमान, मैं तो मतलब इसमें मुस्कुरा ही सकती हूँ। लेकिन बड़ी मेहरबानी है ऑन भाई की कि उन्होंने मुझे इस मुल्क से बेदखल नहीं कर दिया। उन्होंने मुझे यही कह दिया कि मेरा जिम्मेदारों से ताल्लुक नहीं है, शुक्र है मेरा मुल्क से ताल्लुक रहने दिया। उन्होंने बताया इनका क्या भरोसा था, ये कहते हैं कि आप क्योंकि मेरी मर्जी की बात नहीं कर रही, आप इस मुल्क से ही फारिग है। मेरी बात अंदाजा लगाइए इनका कि जो कीमतें आपने 3 गुना बढ़ा दी, वो आपने क्यों बढ़ाई, उसको आप कम नहीं कर सके। वो हमने कर्जे दे दिए हैं, वो आप कर्जे ले लें। ये किसान हर रोज जो है वो कोई वलीमा अटेंड करने सड़कों पे नहीं आए होते, वो आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने आए होते। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो मैं देना चाहती हूँ, जो मैं समझती हूँ कि अगर ऑन साहब के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो बताएं, इनकी फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी कैबिनेट के अंदर 2.9% अगले साल की जीडीपी अप्रूव की थी फ्रॉम द कैबिनेट। मुझे ये बताएं, कैबिनेट के पास सारे फैक्ट्स फिगर्स उस वक्त भी होंगे ना। ये अब क्या तमाशा हुआ है कि ये 1.5 जो है वो 1.5% जो है वो जंप मार दिया अचानक से मईशत ने, जो पहले फेडरल गवर्नमेंट को पता ही नहीं थी ये। और अगर ये वाकई दुरुस्त है तो शौकत तरीन साहब को सैक करें। उन्होंने तो आज ही चार्जशीट किया, आपने उन्होंने कहा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने मुल्क का, इन्होंने तबाही कर दी। और वो रस्तू साहब जो है वो आज भी मईशत पे बात करते, असद उमर साहब, उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए। उनके ऊपर जितना उनकी कान पकड़ कर निकाला भी गया, वो सैक करें। वो वजीर खजाना का चार्ज ले चुके थे और उनको सैक हो जाना चाहिए, उनको सैक हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की इतनी अच्छी तरक्की जो है उसको अंडरमाइन कर दिया था। टीम बनाने पे तो रहने देते से रफीज शेख साहब को रहने देते, वो तो इतना कुछ ठीक कर गए। टेक्निकल इश्यूज 200 थे, 4 टेक्निकल इश्यूज मौजूद थे। मैं थोड़ा सा उसमें भी रिस्पॉन्ड कर दूं कि जब पिछले साल हमने ये प्रोजेक्शन फिगर्स कैबिनेट ने अप्रूव की थी तो पूरी 2.9 वाले जो जी पूरी दुनिया, हमने तो 1% पे प्रेडिक्ट किया था। हमें तो लग रहा था कि शायद इस साल इंडस्ट्रीज चलेंगी नहीं, और अमेरिका ने उस साल अपनी 0.03% प्रेडिक्ट किया। आज पता है अमेरिका सरकार क्लोज कर रहा है 5.5% पे। क्योंकि जब वैक्सीनेशन इजाद होगी और दुनिया को ख्याल आ गया कि चीजें बहुत बने और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सर्विसेज हर चीज परफॉर्म, तो दुनिया के जो 10 बेन सबसे ज्यादा जीडीपी जिनकी ग्रोथ आई, पाकिस्तान 8वें नंबर पे आया है। तो इनको बजाय कि अल्लाह का शुक्र अदा करे सिर्फ इसलिए कि हमें ये देख नहीं पा रहे कि पाकिस्तान एक सही सिंपल अपने पांव पे खड़ी है, तो इन्होंने वो बददुआएं शुरू कर दी। उस्मा बहन बस जाने दे, मुल्क के लिए आज अपने पांव पे खड़ा है। आज आपके रिजर्व्स देखें, आज रेमिटेंसेस देखें, मतलब किस चीज की रिफ्यूट करेंगे। बस कर दे बेबी, बस कर दे, इससे ज्यादा कह रहे हैं बाउंस बैक। पिछले साल 3.3% का झूठ बोला आपने, और वो 1.9% पे आपके हफीज शेख ने माना, आपके वजीर आज़म ने भी माना कि पिछले साल झूठ बोला था। जब हम 1.9% कह रहे थे तब ये एक्सेप्ट कर रहे थे, और आप 1.9% आपने झूठ बोला, तो आज मैं सच कैसे मान लूं? मैं कैसे सच मान लूं जब आप हमेशा ही झूठे, आप बदल के झूठे हैं, आप अजली झूठे हैं। बाउंस बैक कर रही है, ठीक है। एक मिनट दे अज़मा साहिबा, वो कह रहे हैं बाउंस बैक कर रही है। बहुत सारे मुल्कों के साथ ऐसा हुआ है कि अंदाजे पहले और थे, लेकिन अब वैक्सीन आने के बाद अंदाजे जो है वो बदल गए। ये बातें अमेरिका की, लंदन की, यूरोप की, फेसबुक पे यूरोप की तस्वीरें दिखाते हैं यार ये हो गया है। भैया पहले उस चीज़ की तरह वो तो करो, आप लोगों को वही सहूलियात तो दो जो वो लोग देते हैं। वहाँ पे ये हो गया और हमने ये कर दिया। हर महीने नई नई चीज़ें, 4 फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, 196 और रह गए, और टाइम बड़ा शॉर्ट है क्योंकि 2.5-3 साल हैं, और 96 और फाइनेंस मिनिस्टर में लगे। आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अभी और फाइनेंस मिनिस्टर 200 मईशत के रसूल हैं इनके पास, तो 4 लग गए हैं, 196 रह गए। मैंने अब ये 50 फिगर्स दिए हैं, किसी एक फिगर को रिफ्यूट कर दे ये और उस्मा बीबी, एक फिगर को रिफ्यूट आप प्रोग्राम मैंने 1% गलत दी, हमने कोई रिजर्व की गलत दी होगी, रेमिटेंस की कोई एक फिगर आप ऐसे करें। पॉलिटिकल आसान फार्मूला आते हैं। मैं अपने पार्टी के लीडर को ले आता हूँ, अपने पार्टी को लीडर को ले आए और पार्लियामेंट में डिबेट कर लेते हैं। अच्छा,
तो क्या पार्लियामेंट में डिबेट हो? वज़ीर आज़म साहब को ले, गलती से उसको बोले पार्लियामेंट आ जाए, और मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन को लेता हूँ और अब डिबेट कर लेते हैं, मुल्क की सारी दुनिया देखेगी। और अब्बास साहब अभी मुलाकात करके आए वज़ीर आज़म से, उम्मीद है अगली मुलाकात में आपकी ऑफर जो है वो उन तक अगली मुलाकात कब होगी? अच्छा, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। डर लगता है। अच्छा ठीक है, फैसल करीम कुंडी साहब और अब्बास साहब बहुत शुक्रिया मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।